दोस्तों, एक बहुत बड़े बंगले में एक कलेक्टर साहब अपने परिवार के साथ रहते थे। तभी एक दिन दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला आती है जिनके सर पर एक बहुत बड़ी गठरी लगी हुई थी जिसमें कुछ खिलौने थे और कुछ कपड़े भी थे। वो बुजुर्ग महिला बिना कुछ सोचे समझे कलेक्टर साहब के घर के अंदर जाने लगती है। तभी घर के बाहर जो वॉचमैन खड़ा था वो वॉचमैन उनको रोक देता है और कहता है कि माँ जी, आप कौन हैं और आप घर के अंदर क्यों जा रही हैं? आपको किससे मिलना है? क्या काम है? तब बुजुर्ग महिला कहती हैं कि मैं तुम्हारे साहब की माँ हूँ और मैं गांव से तुम्हारे साहब से मिलने के लिए आई हूँ। अब दोस्तों, इस बात को सुनकर जो वॉचमैन था वो पहले तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस बुजुर्ग माँ की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसके कपड़े गंदे हो चुके थे। उसकी जो साड़ियाँ थी वो फटी हुई दिखाई दे रही थी और दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो कलेक्टर साहब की माँ हो ही नहीं सकती हैं। लेकिन फिर भी वॉचमैन बूढ़ी माँ को एक पेड़ के नीचे छाँव में बैठा देता है और घर के अंदर जाकर कलेक्टर साहब को बुजुर्ग महिला के बारे में बता देता है कि बाहर कोई आपसे मिलने के लिए आया है। अब दोस्तों, जैसे ही कलेक्टर साहब इस तरीके की बात सुनते हैं तो तुरंत घर से बाहर आते हैं और कलेक्टर साहब के साथ साथ कलेक्टर साहब की पत्नी भी घर से बाहर आती है। तो कलेक्टर साहब अपनी बुजुर्ग माँ को पहचानने से इनकार कर देते हैं। कलेक्टर साहब कहते हैं कि माँ जी, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता हूँ और आप यहाँ पर क्या करने के लिए आई हैं? तभी दोस्तों, कलेक्टर साहब की माँ कलेक्टर साहब को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कलेक्टर साहब से कहती हैं कि बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? तब कलेक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, मैं आपको नहीं पहचान रहा हूँ। अब दोस्तों, कलेक्टर साहब की माँ कलेक्टर साहब को देखकर समझ जाती हैं कि मेरा जो बेटा है अब ज़िंदगी में कामयाब हो गया है और कामयाब होने की वजह से ये मुझसे बात नहीं करना चाहता है, मुझको अपने घर पर नहीं रखना चाहता है, जिस वजह से उस बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और दोस्तों, वो बुजुर्ग महिला फूट फूट कर रोने लगती है और अपने बेटे से कहती है कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हो सकता है कि मुझे गलतफहमी हो गई होगी क्योंकि मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और मुझे पहचानने में गलती हो गई होगी। हो सकता है कि मेरा जो बेटा है वो कोई और होगा और मैं गलत पते पर आ गई हूँ तुम्हारे पास। अब दोस्तों, इतना कहने के बाद जो बुजुर्ग माँ थी वो वहाँ से जाने लगती हैं और जो कलेक्टर साहब थे वो अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर चले जाते हैं। तभी जो वॉचमैन घर के बाहर खड़ा था उसको जो बुजुर्ग महिला थी अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं कि बेटा, तुम मेरे लिए एक लेटर लिख सकते हो क्या? तब दोस्तों, वॉचमैन कहता है कि हाँ माँ जी, बताइए क्या लिखना है। अब दोस्तों, वॉचमैन उस चिट्ठी को लिख देता है और लिखने के बाद वो जो बुजुर्ग महिला थी वॉचमैन से कहती कि बेटा, इस चिट्ठी को तुम अपने साहब को दे देना और मैं यहाँ से अपने गाँव जा रही हूँ, अपने साहब को बता देना। अब दोस्तों, बुजुर्ग महिला वहाँ से तो चली जाती है, लेकिन जो वॉचमैन था जब उस चिट्ठी को लिख रहा था तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और लिखते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वॉचमैन सोच रहा था कि आखिरकार कलेक्टर साहब इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि उस चिट्ठी में उसकी माँ ने क्या लिखवाया था और कलेक्टर साहब अपनी उस बुजुर्ग माँ को पहचानने से क्यों इनकार कर दिए थे। आखिर पूरी कहानी क्या थी, और कहानी को जानने के लिए वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है और इस चैनल पर इंटरेस्टिंग कहानियाँ मैं आप लोग को हमेशा सुनाता रहूँगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। दोस्तों, ये कहानी बिहार के रहने वाले एक पति और पत्नी की है। दोस्तों, पति का नाम किशन सिंह होता है और उसकी पत्नी का नाम शारदा देवी होता है। दोस्तों, किशन के शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उनको कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। शायद ऐसा हो सकता है कि उन दोनों के अंदर ही कमी रही होगी या फिर दोनों में से किसी एक के अंदर कमी रही होगी। दोस्तों, इसी वजह से जो किशन था वो हमेशा डॉक्टर के पास जाया करता था और अपनी पत्नी का और अपना भी इलाज करवाया करता था। दोस्तों, कभी कोई कहता था कि तुम मंदिर में चले जाओ और पूजा पाठ कर लो, तुमको बच्चा पैदा हो जाएगा, तो कोई कहता था कि मंदिर पे चले जाओ और मन्नत वगैरह मांग लो, तुम्हारी जो मन्नत है पूरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, किशन को और उसकी पत्नी की जो इच्छा थी ना संतान प्राप्ति की, वो पूरी नहीं हो रही थी। कई साल बीत गए थे और इसी वजह से दोनों लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। अब दोस्तों, इस तरीके से इन दोनों लोगों की ज़िंदगी गुजर रही थी। जो किशन था वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगा था क्योंकि उसको बच्चा पैदा नहीं हो रहा था और टेंशन की वजह से लगातार शराब पीने की उसको लत लग गई थी और शराब पीने लगा था। लेकिन कुछ सालों बाद शारदा देवी जो उसकी पत्नी थी उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है।
अब दोस्तों जब ये बात किशन को पता चलता है तो किशन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। वो पूरे गांव में मिठाई बांटने लगता है और खुशी के मारे और भी ज़्यादा शराब पीने लगता है। पहले तो वो टेंशन में पीता था कि उसको बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, लेकिन अब उसके पास खुशी थी कि उसका बच्चा पैदा हो गया है, बच्चा पैदा होने वाला है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा दारू शराब पीने लगा था। और दोस्तों यही वजह था कि किशन की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे खराब हो रही थी। लेकिन इसी बीच जो शारदा देवी हैं उनके डिलीवरी का टाइम हो जाता है और किशन जो है शारदा देवी यानी कि अपनी पत्नी को अस्पताल में ले जाता है और एडमिट करवा देता है। अब दोस्तों कुछ दिन बाद शारदा देवी एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती हैं और घर में खुशियों का माहौल छा जाता है। जो घर पहले वीरान पड़ा हुआ था, जो सुनसान पड़ा हुआ था, अब वो घर खुशियों से भर जाता है और सभी लोग खुशी से इधर उधर नाचने झूमने गाने लगते हैं, डीजे वगैरह बजने लगता है। अब दोस्तों जो किशन था ना वो बहुत ज़्यादा खुश था और अपने दोस्तों के साथ घूम फिर रहा था और भी ज़्यादा दारू शराब पीने लगता है। और दोस्तों शराब पीने की वजह से उसका जो लीवर है ना वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, जिस वजह से जो किशन था उसको खून की उल्टियाँ होने लगती हैं और दोस्तों उसका बीपी जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिस वजह से किशन को हार्ट अटैक आ जाता है और ऑन द स्पॉट उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब दोस्तों घर में एक तरफ खुशियों का माहौल था क्योंकि घर में एक नया बच्चा, एक नया मेहमान आया था, और दूसरी तरफ मातम का माहौल इसलिए था क्योंकि जो किशन था उसकी मौत हो गई थी, जिस वजह से घर के सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। दोस्तों शारदा देवी जो थी उसकी पत्नी, वो सोच रही थी कि भगवान मेरे ही साथ ऐसा क्यों करते हैं। पहले तो मुझे बच्चा पैदा नहीं होता था और जब बच्चा पैदा हो गया, जब भगवान ने मुझे बच्चा दे दिया तो फिर मेरे पति को मुझसे छीन लिया। ये कहाँ का इंसाफ है। दोस्तों शारदा देवी यही सारी बातें सोच रही थी और सोच सोचकर फूट फूट कर रो रही थी। अब शारदा देवी पूरे तरीके से अकेले पड़ चुकी थी और उनके बच्चे की जो जिम्मेदारी है उनके ऊपर आ चुकी थी। शारदा देवी दूसरों के घरों में जाकर कामकाज करती थी और दूसरों का बर्तन धोती थी, दूसरों के घर में पोछा लगाती थी और जो पैसा वहाँ से वो कमाती थी उस पैसे से अपने घर का खर्च चलाती थी और अपने बच्चे का देखभाल करती थी। क्योंकि दोस्तों जो उनका पति था किशन, उसके पास ना तो खेती बाड़ी थी और ना ही कोई दुकान दौरी था जिससे पैसे की कमाई हो सके। किशन जो था वो एक मजदूर था और मजदूर का काम करता था और किशन के पास सिर्फ एक पुश्तैनी घर था जिसमें ये पूरा परिवार के लोग रहते थे। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे शारदा देवी का जो बच्चा था वो भी बड़ा हो रहा था और वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी एक दिन दोपहर का समय था और शारदा देवी उस दिन काम पर नहीं गई हुई थी, तो सोचती है कि क्यों ना अपने बच्चे को स्कूल लेने के लिए मैं चली जाऊं। जिस वजह से शारदा देवी अपने बच्चे को लेने के लिए स्कूल चली जाती हैं। लेकिन स्कूल से उसको लेकर जब घर की तरफ आ रही थी तभी उनका बच्चा उनसे कहता है कि माँ तुम मुझे स्कूल लेने के लिए मत आया करो, मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है। मेरे सभी जो दोस्त हैं ना वो लोग हमको चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी जो माँ है वो नौकर है और दूसरों के घरों में जाकर काम करती है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम मुझे स्कूल लेने के लिए मत आया करो। अब दोस्तों जो शारदा देवी थी ना वो अपने बच्चे की इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और अपने मन में सोचने लगती हैं कि अगर मैं नौकरों वाला काम नहीं करूँगी तो फिर कैसे हम लोग का खर्च निकलेगा, और मैं ये काम सिर्फ तुम्हारे स्कूल की फीस निकालने के लिए, तुम्हारा खर्च निकालने के लिए करती हूँ, क्योंकि मैं तुमको पढ़ाना चाहती हूँ और इसीलिए मैं दूसरों के घरों में काम भी करती हूँ। लेकिन ये बात तुमको समझ में नहीं आएगी। अब दोस्तों जो शारदा देवी थी ना जो यही सब सोच रही थी और सोचते सोचते उनके आंखों से आंसू टपक जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने छोटे से बच्चे को माफ़ कर देती हैं और उससे कहती हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, अब तुम्हारी जो उम्र है वो 15 साल के आसपास हो चुकी है, तुम बड़े हो गए हो, तो अब तुम अकेले स्कूल जा भी सकते हो और स्कूल से घर आ भी सकते हो, तो आज के बाद मैं तुमको लेने के लिए स्कूल नहीं आऊँगी। अब दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे वक्त और ज़्यादा गुजरने लगता है और जो उनका बच्चा था वो बड़ा हो जाता है, उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन स्कूल के जो मास्टर जी लोग थे वो लोग अक्सर शारदा देवी से कहते थे कि आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज है और आगे चलकर वो एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अब दोस्तों जब इस तरीके की बात मास्टर जी लोग कहते थे तो जो शारदा देवी थी ना वो अपने बच्चे को और भी पढ़ाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उनका बच्चा पढ़ने लिखने में तेज है और पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बन जाएगा। तभी दोस्तों एक दिन शारदा जी का जो लड़का है वो उनसे कहता है कि माँ मुझे शहर जाना है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा,
तब शारदा देवी कहती कि बेटा देखो, तुम पैसे की चिंता मत करो, ठीक है तुम जाओ शहर में पढ़ो लिखो, मैं तुमको पैसा भेज दिया करूंगी, लेकिन तुम वहां पर जा रहे हो तो एक बड़ा आदमी बनकर वापस लौटना, मैं तुमको एक बड़ा आदमी बनते हुए देखना चाहती हूँ, क्योंकि ये सपना सिर्फ मेरा नहीं है, तुम्हारे पापा भी यही चाहते थे कि तुम बड़ा अगर हो जाओ तो पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बनो। अब दोस्तों इस तरीके से शारदा देवी का जो लड़का है वो अपना गांव छोड़ देता है और गांव छोड़कर शहर चला जाता है और शहर में रहकर खूब मन लगाकर पढ़ाई करता है। अब दोस्तों जो शारदा देवी थी वो दूसरों के घरों में काम करती थी और उनको महीने के 15,000 रुपये आराम से वो मिल जाता था, 3-4 घरों में काम करके वो निकाल लेती थी। तो महीने के 8 से 10,000 रुपये वो अपने बेटे को भेज दिया करती थी, जिससे उनके बच्चे का खर्च निकल जाया करता था, और जो पैसा बचता था उस पैसे से वो अपने घर का खर्च निकालती थी। दोस्तों शारदा देवी के लड़के का नाम रंजीत था, क्योंकि दोस्तों रंजीत अपने घर की हालत को देख चुका था और वो समझ चुका था कि जब तक मैं अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ नहीं बनूंगा तब तक ना तो अपने माँ की स्थिति को सुधार सकूंगा और ना ही अपने घर की स्थिति को सुधार सकूंगा और ना ही अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाऊंगा। इसलिए रंजीत खूब मन लगाकर वहाँ पर पढ़ाई कर रहा था और उसकी जो मेहनत है एक दिन रंग लाती है और रंजीत जो है दोस्तों वो एक कलेक्टर साहब बन जाता है। लेकिन कलेक्टर बनने के बाद रंजीत सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन करता है और अपनी माँ को बताता है कि माँ मैं एक जिला कलेक्टर बन गया हूँ। अब दोस्तों उसकी माँ जब ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और अपने गांव में सभी को मिठाई बंटवाती हैं और पूरे गांव में सबसे ये कह रही थी कि मेरा जो बेटा है वो जिला कलेक्टर बन गया है, मेरा बेटा एक बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन गांव वाले शारदा देवी की इस बात को सुनकर उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते थे और वो लोग सोचते थे कि शारदा देवी पागल हो गई हैं और ये तो खुद दूसरों के घर में जाके नौकरी का करती हैं, नौकर जैसा काम करती हैं, तो इनका बेटा कलेक्टर कैसे बन सकता है। अब दोस्तों गाँव के सभी लोग शारदा देवी का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन जो शारदा देवी थी उनको तो पता था कि उनका बेटा कलेक्टर बन गया है, तो वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। अब दोस्तों वो अलग बात थी कि गांव के जो लोग थे वो उनकी बातों पर भरोसा नहीं करते थे। अब दोस्तों इस तरीके से दिन गुजरने लगा था। इधर जो रंजीत है वो कलेक्टर बनने के बाद अपना ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग देने के बाद अपनी ड्यूटी करने लगता है और शारदा देवी जो थी वो अपने गाँव पर रहकर अपना काम काज करती थी। अब इस तरीके से इन तीनों लोग की ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच रंजीत की जो मुलाकात है वो एक लड़की से हो जाती है ड्यूटी करने के दौरान ही, और रंजीत उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। लेकिन रंजीत जब पहली बार उस लड़की से मिला था तो उसको बताया था कि मैं अनाथ हूँ और मेरे माता पिता नहीं हैं, वो उसे झूठ बोल दिया था और यही वजह था कि जो लड़की थी उसको रंजीत के ऊपर दया आ गई थी और वो भी रंजीत से प्यार करने लगी थी। और दोस्तों कुछ समय बाद ये दोनों लोग एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। शादी करने के बाद रंजीत अपनी माँ को फ़ोन करता है और अपनी माँ को बताता है कि माँ मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी और मैंने उसे शादी कर लिया है। लेकिन दोस्तों जब शारदा देवी ये बात सुनती हैं कि मेरा बेटा शादी कर चुका है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, क्योंकि शारदा देवी जो थी वो अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सपने सजाई थी कि अपने बेटे की धूमधाम से शादी करूंगी। और दोस्तों जाहिर सी बात है कि हर माँ बाप का अपना अपना सपना होता है कि हम अपने बेटे की शादी खूब धूमधाम से करेंगे, क्योंकि उनका एक इकलौता लड़का था। लेकिन दोस्तों जो उनका सपना था ना वो भी टूट जाता है और फिर शारदा देवी सोचती हैं कि चलो कोई बात नहीं है, हमारे बच्चे की ज़िंदगी है, उसको जैसे अच्छा लगा है वो वैसे किया है, अगर कर लिया है तो उसमें अब क्या ही किया जा सकता है। वो अपने बेटे का विरोध नहीं करती हैं और अपने बेटे से कहती हैं कि ठीक है बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने शादी कर लिया है, लेकिन तुमको मुझे बताना चाहिए था और शादी में मुझे बुलाना चाहिए था। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, बहू को घर पर लेकर कब आओगे। तब रंजीत अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे जैसे ही छुट्टी मिलेगी तो वैसे ही मैं पूनम को लेकर घर पर ज़रूर आऊँगा। दोस्तों रंजीत की पत्नी का नाम पूनम था। तब शारदा देवी अपने बेटे से कहती कि बेटा ठीक है तुम जल्दी से घर पर आ जाओ, बहू को मुझे देखने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तब रंजीत कहता है कि ठीक है माँ, मैं बहुत जल्दी घर पर आऊँगा। अब दोस्तों इस तरीके से रंजीत अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर रहने लगा था और वहाँ पर नौकरी करने लगा था और उसकी जो माँ है वो अपने गाँव पर रहने लगी थी। इस तरीके से सभी लोगों की ज़िंदगी गुजर रही थी। जब 2-3 साल और गुजर जाता है तब रंजीत फिर से अपनी माँ को फ़ोन करता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम्हारा पोता हुआ है और तुम्हारी बहू ने एक बच्चे को जन्म दिया है। अब दोस्तों शारदा देवी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं जब ये बात सुनती हैं तो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाती हैं क्योंकि वो अभी तक अपने बहू को नहीं देखी थी और ना ही अपने बहू से मिली थी और उसका बच्चा भी पैदा हो गया था। तो शारदा देवी अपने पोते को भी देखना चाहती थी, जिस वजह से शारदा देवी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और शारदा देवी अपने बेटे से कहती है कि बेटा तुम अपना एड्रेस मुझे बता दो, तुम अपने पता मुझे बता दो, मैं वहाँ पर आकर तुमसे मिलना चाहती हूँ। तब दोस्तों रंजीत अपनी माँ को अपने घर का एड्रेस बताता है
और कहता है कि माँ अभी तुम यहाँ पर मत आना, जब मैं तुमको बुलाऊंगा तब तुम यहाँ पर आना। तब दोस्तों शारदा देवी रंजीत से कहती है कि बेटा तुम ही क्यों नहीं घर पर आ जाते हो, तुमसे मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है और गाँव के सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो लोग कहते हैं कि बुढ़िया झूठ बोलती है कि उसका बेटा कलेक्टर बन गया है, अगर उनका बेटा कलेक्टर बन जाता तो अपनी माँ को वो घर पर क्यों छोड़ता। वो कहती है कि गांव के लोग इस तरीके की बात बोलते हैं, इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तब दोस्तों रंजीत अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो सही समय का इंतजार करो, समय आने पर मैं तुमको अपनी पत्नी से और अपने बेटे से तुम्हें जरूर मिलवाऊंगा। लेकिन दोस्तों शारदा देवी अपने बेटे की इस बात को नहीं मानती हैं और सोचती हैं कि इस बार रंजीत को बिना बताए उसके घर पर पहुंच जाऊंगी और उसको मैं सरप्राइज दूंगी। जिस वजह से रंजीत की माँ 1-2 महीने काम काज करती हैं, मेहनत करती हैं और कुछ पैसा उनके पास इकट्ठा हो जाता है। तो 2 महीने बाद वो रंजीत के बताए हुए एड्रेस पर जहां उसका घर था वहां पर पहुंच जाती हैं। लेकिन दोस्तों वहां जाने से पहले शारदा देवी अपने पोते के लिए कुछ खिलौना और उसके लिए कुछ कपड़े भी खरीदती हैं और अपने बेटे की पत्नी के लिए अपनी यानी कि अपनी बहू के लिए नई नई साड़ी भी खरीदती हैं और उसके लिए कुछ सामान भी खरीदती हैं और उस सामान को एक गठरी में बांधकर अपने सर पर रख लेती हैं और फिर अपने बेटे से मिलने के लिए निकल पड़ती हैं। वहां जाने के बाद कलेक्टर साहब के घर के अंदर जाने लगती हैं बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। तभी दोस्तों बाहर एक वॉचमैन खड़ा था और वो वॉचमैन बूढ़ी माँ को देखता है तो उनसे पूछता है कि माँ जी आप घर के अंदर कहाँ जा रही हैं, आप कौन हैं, आपको किससे मिलना है। तब दोस्तों शारदा देवी कहती हैं कि मैं कलेक्टर साहब की माँ हूँ और मुझे उन्हीं से मिलना है, मुझे उनसे काम है, मुझे उनके घर के अंदर जाने दो। तब दोस्तों वॉचमैन कहता है कि माँ जी आप यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मैं साहब को बोल कर आ रहा हूँ कि आप उनसे मिलने के लिए कोई आया है। अब दोस्तों वॉचमैन घर के अंदर जाता है और कलेक्टर साहब से बताता है कि बाहर कोई बूढ़ी औरत आई हैं आपसे मिलने के लिए और वो कह रही है कि वो आपकी माँ है। तब दोस्तों कलेक्टर साहब जो थे वो उससे कहते हैं वॉचमैन से कि मेरी माँ यहाँ पर कैसे आ सकती हैं, मेरी माँ तो इस दुनिया से में है ही नहीं, मेरी माँ मर चुकी है। क्योंकि दोस्तों उस समय कलेक्टर जो साहब थे ना उनके पास में उनकी पत्नी पूनम बैठी हुई थी, जिस वजह से कलेक्टर साहब इस तरीके की बातें वॉचमैन से कर रहे थे। लेकिन कलेक्टर साहब को जब ये बात पता चलता है कि उनकी माँ उनसे मिलने के लिए आई हैं तो जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं तो कलेक्टर साहब के साथ साथ उनकी पत्नी भी घर से बाहर चली आती है। तब कलेक्टर साहब की माँ अपने बेटे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कलेक्टर साहब की माँ कुछ बोल पाती तभी कलेक्टर साहब कहते हैं कि आप कौन हैं और यहाँ पर आप किससे मिलने के लिए आई हैं। तब दोस्तों शारदा देवी कहती हैं कि बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि मेरी माँ तो मर चुकी है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। तब दोस्तों शारदा देवी समझ जाती है कि मेरा जो बेटा है अब ये कामयाब हो गया है और ये मेरे साथ रहना नहीं चाहता है, मुझको अपने साथ नहीं रखना चाहता है। जिस वजह से शारदा देवी रोते हुए कहती है कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं है, हो सकता है कि मुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी क्योंकि मेरी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और मुझे अपनी आंखों से कम दिखाई देता है, हो सकता है कि मैं गलत एड्रेस पर आ गई हूँ, तुमसे मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ तुमको परेशान करने के लिए। अब दोस्तों जो बुजुर्ग महिला थी जो शारदा देवी थी इतना कहने के बाद वहाँ से जाने लगती हैं और कलेक्टर साहब अपनी पत्नी को लेकर अपने घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी दोस्तों शारदा देवी वॉचमैन को अपने पास बुलाती हैं और वॉचमैन से कहती हैं कि तुम मेरे लिए एक चिट्ठी लिख सकते हो बेटा। तब वॉचमैन कहता है कि हाँ माँ जी बताइए क्या लिखना है। अब दोस्तों शारदा देवी जो बता रही थी वो वॉचमैन चिट्ठी में लिख रहा था, लेकिन उस चिट्ठी में जो लिख रहा था ना उसको पढ़ने के बाद वॉचमैन की आंखों से आंसू टपक रहे थे और वॉचमैन सोचने लगा था कि आखिरकार कलेक्टर साहब इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी जिसके पास पैसे रुपए कोई कमी नहीं है, आखिर वो अपनी माँ के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अब दोस्तों चिट्ठी लिखने के बाद शारदा देवी अपने सामान की गठरी को उठाती हैं और अपने सर पर रखती हैं और वहाँ से अपने गांव चली जाती हैं। लेकिन वॉचमैन जब कलेक्टर साहब को वो चिट्ठी देता है तो कलेक्टर साहब उस चिट्ठी को पढ़ते नहीं हैं, उस चिट्ठी को अपने रूम में रखते हैं और तैयार होते हैं और अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। लेकिन शाम को जब ड्यूटी से घर पर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी जो पत्नी पूनम है वो उस चिट्ठी को लेकर पढ़ रही है और पढ़ते पढ़ते उस चिट्ठी को वो रो भी रही है। जब कलेक्टर साहब पूनम के हाथों में वो चिट्ठी देखते हैं तो दोस्तों उनको याद आ जाता है कि वो तो चिट्ठी वॉचमैन ने दिया था जो उसकी माँ ने उनको दिया था पढ़ने के लिए। अब दोस्तों कलेक्टर साहब उस चिट्ठी को अपने हाथ में लेते हैं और हाथ में लेने के बाद उस चिट्ठी को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी कलेक्टर साहब की पत्नी कलेक्टर साहब से कहती है कि आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं, जो माँ आपको पढ़ा लिखा कर इतने मुकाम तक पहुँचाई है, आपको ज़िंदगी में इतना बड़ा आदमी बनाई है, आप उसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप उनको ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। और छोड़ने की तो बात दूर की है, लेकिन आप उनको मरा हुआ साबित मेरे सामने कैसे कर सकते हैं। आप मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हैं कि आप अनाथ हैं और आपकी ना तो माँ है ना तो आपके पिताजी हैं। अब दोस्तों कलेक्टर साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपनी पत्नी के सामने
हाथ जोड़कर कहते हैं कि देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं नहीं चाहता था कि मेरी सच्चाई तुम्हारे सामने निकल कर आए, क्योंकि जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तो मैं तुमसे बोला था कि मैं अनाथ हूँ और मेरे माता पिता नहीं हैं। यही वजह था कि उस दिन मैंने माँ को पहचानने से भी इनकार कर दिया था, क्योंकि तुम वहाँ पर खड़ी थी। अगर तुमको उस समय पता चल जाता कि मेरी माँ जीवित है तो तुम मेरे ऊपर ज़िंदगी में कभी भरोसा नहीं करती, इसीलिए मैंने उस दिन माँ को भी घर से बाहर निकाल दिया था और उनको पहचानने से इनकार कर दिया था। अब दोस्तों पूनम जब अपने पति की इस बात को सुनती है तो अपने पति के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, लेकिन तभी कलेक्टर साहब पूनम के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं अभी जा रहा हूँ अपने माँ के गाँव पर, वहाँ से उसको लेकर यहाँ पर आ रहा हूँ। तब दोस्तों जो उनकी पत्नी पूनम थी वो कहती कि नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब दोस्तों इस तरीके से कलेक्टर साहब अपनी पत्नी को लेकर, अपने बच्चे को लेकर और अपनी माँ के पुराने वाले गांव पे जो घर था वहां पर चले जाते हैं। वहां जाने के बाद पूनम सबसे पहले शारदा देवी का पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और फिर उनसे माफ़ी मांगती है और उनसे बताती है कि कलेक्टर साहब आपको वहाँ पहचानने से इसलिए इनकार कर दिए थे क्योंकि वो मुझसे झूठ बोले थे कि ये जो है अनाथ है और उनके माता पिता नहीं हैं। तब दोस्तों जो शारदा देवी थी जब ये बात सुनती हैं तो अपने बच्चे को माफ़ कर देती हैं। और दोस्तों देखिए, बच्चे अपने माता पिता से नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन जो माता पिता लोग होते हैं ना, वो अपने बच्चे से कभी ज़िंदगी में नाराज़ नहीं हो सकते हैं। और दोस्तों ये सच्चाई है। तभी जो शारदा देवी हैं वो अपने बच्चे से कहती हैं कि ठीक है बेटा, कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं है, अगर तुम मुझसे पहले ये बात बता दिए होते तो मैं वहाँ पर तुमसे मिलने के लिए नहीं आती। अब दोस्तों इस तरीके से शारदा देवी फिर से मान जाती हैं और अपने बहू और अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने देखकर, अपने पोते को अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। यहाँ तक कि गाँव में घूम घूम कर सबसे कहने लगती हैं कि देखो मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है और आज वो मुझसे मिलने के लिए घर पर आया है। तब दोस्तों गाँव के जब सभी लोग कलेक्टर साहब से मिलने के लिए वहाँ पर आते हैं तो सब लोग हैरान हो जाते हैं और गांव के लोग सोचने लगते हैं कि ये बुढ़िया तो सही बोल रही थी कि उसका जो बेटा है वो कलेक्टर बन चुका है। अब दोस्तों कलेक्टर साहब उस दिन के बाद से 2-4 दिन तक अपने गांव में रहते हैं, गांव का घर और साफ सफाई करवाते हैं और उसके बाद अपनी मां को लेकर शहर चले जाते हैं जिस बंगले में अपनी पत्नी के साथ रहते थे, और वहीं पर शारदा देवी भी इन लोगों के साथ रहने लगती है। और दोस्तों इस तरीके से इन लोगों की हंसी खुशी जो जिंदगी है वो गुजरने लगती है। लेकिन दोस्तों उस दिन शारदा देवी उस चिट्ठी में क्या लिखी थी वो मैं आपको बता दूं। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि बेटा मैंने पाल पोस कर तुमको सिर्फ इसलिए नहीं बड़ा किया है कि तुम मुझे ही भूल जाओ, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि तुम बड़े आदमी बन चुके हो, तुम्हारा परिवार है, तुमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और तुमको अब मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा काम निकल गया है और तुम्हारा परिवार है, तुम खुश हो, तुम हंसी खुशी रह रहे हो। तो मैं भगवान से दुआ करूँगी कि जो तुम अपनी माँ के साथ कर रहे हो ना, तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ वैसा कभी ना करे। मैं भगवान से यही दुआ करूँगी, क्योंकि जो इंसान जिसके साथ जैसा करता है उसके साथ भी ठीक वैसा ही होता है। दोस्तों इस तरीके की बातें उस चिट्ठी में लिखी हुई थी, जिस वजह से उनका बेटा उस चिट्ठी को पढ़ता है तो रोने लगता है और पूनम भी रोने लगती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।